तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्सपेंसेस कंप्लीट करा था, एसेट चालू करने वाले थे। ओके। कल के लिए कोई होमवर्क दिया था आपको? नहीं, यही बस जो पुराना था वो पढ़ना था और एसेट थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा, देखना था क्या रिवाइज होता करने के लिए बोला था, रिवाइज करने के लिए बोला था, ठीक है। है। अच्छा ये बताइए, रिवाइज कर लिया आपने? हम्म। उसमें पुराने में से कुछ पूछना हो तो बता दो, कोई नया एक्सपेंस, कोई नया इनकम माइंड में आया हो तो बता दो, उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर जैसे पहले ये, मतलब आजकल तो मॉडर्न वो आ गया टाइम। हम्म। हम्म। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस और बढ़ गए हैं, जैसे कि हाँ हाँ बोलो। डिजिटल बिजनेसेस जो होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, खूब बोलो, बिल्कुल सही जा हाँ, रहे हो। उनकी वजह से, जैसे हम्म। गूगल हो गया, तो गूगल और जैसे और भी बहुत सारी सर्विसेज गुड। देता है, तो उसके लिए चार्ज गुड गुड। करता है। गुड। हाँ तो वो ठीक है, सारी। अच्छा पूछा। उससे रिलेटेड जितनी जानकारी मैं रखता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें चलती हैं। ये आपका सही कहना है कि चूंकि टाइम चेंज हो रहा है तो नए नए हेड्स आ रहे हैं, तो उसको हम कैसे डील करते हैं। उसमें दो तीन चीज़ें कॉमन होती हैं, वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ आपको। दो तीन सिचुएशंस होती है, दोनों सिचुएशन आपको बता देता हूँ। मान लो मेरा एक नॉर्मल बिजनेस है, जैसे मान लो मैं एक ट्रेडर हूँ। जैसे मान लो मैं गारमेंट ट्रेडर हूँ, शर्ट पैंट खरीदता हूँ, शर्ट पैंट बेचता हूँ। ठीक। मैं अपने कंपनी में खर्चा डालता हूं टेलीफोन एक्सपेंसेस। ध्यान रखना, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये हेड मेरा चलता है। इसमें मैं कौन से खर्चे डालता हूं? जो टेलीफोन के रिलेटेड खर्चे होते हैं। आप टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट बना लो, या आजकल चलता है लोग हेड बनाते हैं मोबाइल फोन एक्सपेंसेस। ठीक है। कुछ लोग ऐसा बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं इंटरनेट एक्सपेंसेस। ठीक। ये तीनों जो हैं एक ही हैं। मतलब ये कि अगर आप इंटरनेट एक्सपेंस करते हो तो इसको भी आप टेलीफोन एक्सपेंस में डाल सकते हो। मोबाइल एक्सपेंस करते हो, इसको भी आप टेलीफोन एक्सपेंस में डाल सकते हो। अगर आपने कोई ब्रॉडबैंड लिया हुआ है, कोई आप होस्टिंग चार्ज देते हो, कोई आप गूगल का कुछ रेंट देते हो, मतलब ये सब किस चीज़ से रिलेटेड है? इंटरनेट से रिलेटेड है। ये सारे खर्चे आप टेलीफोन एक्सपेंस में डाल सकते हो। बिकॉज मेरा इसका बिजनेस नहीं है, इंटरनेट का मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस शर्ट पैंट का है। तो मैं कितनी बार दूंगा? साल में एक बार दूंगा, या महीने का दूंगा तो 12 एंट्री दूंगा, इससे ज़्यादा दूंगा नहीं। कोई भी काम कराने, जैसे होस्टिंग होती है साल में एक बार दी जाती है, ब्रॉडबैंड है ज़्यादा से ज़्यादा महीने में एक बार दे सकते हो, या पूरे साल का पैकेज खरीद सकते हो। इससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली टेलीफोन एक्सपेंसेस। कुछ लोग इसी चीज़ को नया वर्ड बना के लिखते हैं, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस। किसी किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर आप हेड पढ़ोगे, कम्युनिकेशन का खर्चा बनाया होता है उन्होंने। तो इस कम्युनिकेशन के अंदर ये सारे डाल देते हैं। ये सब बेसिकली सिनोनिम्स हैं एक ही। ये क्लियर हो गया? अब आपके हम्म। दूसरे पॉइंट पे आता हूं। मान लो मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो सॉफ्टवेयर कंपनियां क्या होता है, वो इन चीज़ों में बिजनेस करता है। किसी के लिए, किसी को इंटरनेट खरीद के देता है, किसी को डोमेन खरीद के देता है, किसी को ईमेल खरीद के देता है, किसी के सॉफ्टवेयर बनाता है, किसी की होस्टिंग करता है। समझिए बात। अब जरा इस एंगल से सोचो कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी वाला है, वो अपने पास क्या क्या हेड रखता होगा। वो यहाँ पर कह सकता है, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। वेब डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये कोई बाहर से करा रहा है। कुछ कह सकता है होस्टिंग चार्जेज पेड। क्यों? क्योंकि आगे जिस कस्टमर को सर्विस दे रहा है उसको होस्टिंग सर्विस दे रहा है। मान लो 1,000 रुपये महीना ले रहा है, लेकिन फिर पीछे किसी न किसी को देगा, गूगल को देगा, और उसके पास मान लो 50 क्लाइंट हैं, तो सैकड़ों एंट्री आएंगे ना हर महीने। तो अपने खर्चे को बनाने के लिए, हेड वाइज बनाने के लिए,
वो इस तरह के अलग अलग हेड खोल सकता है। किसी में जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, होस्टिंग चार्जेज हो गया, किसी में आपको कुछ वो और क्या बोलते हैं, अ, आप ये कुछ वो सब्सक्रिप्शन भी ले सकता है, सब्सक्रिप्शन पेड भी कर सकता है। हो सकता है कोई ऐसी सर्विस लेता हो गूगल से या कहीं से जहाँ से उसको मंथली पे करना होता हो, तो डेवलपमेंट कंपनियां कुछ इस तरीके का हेड बना सकती हैं। कुछ कुछ क्लियर हुआ? जी। एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल बिजनेस वाला जिसका ये धंधा नहीं है, वो इस नाम से हेड वेड बना सकता है। चाहे मोबाइल फ़ोन बना ले, इंटरनेट एक्सपेंस बना ले, या कुछ भी बना ले, चाहे तो सबको उठा के टेलीफोन में डाल दे, कोई टेंशन नहीं। और कोई चीज़ आया दिमाग में? आवाज़ नहीं आई आपकी। और नहीं सर। इसी में एक चीज़ समझा देता हूँ, लोग ऐसा भी करते हैं, इवन हम लोग भी करते हैं। क्या करते हैं, टेलीफोन एक्सपेंस जो है, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट तो है ही। कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब मेरे ऑफिस में ना 5 फ़ोन है, 5 मोबाइल है, या 5 लैंडलाइन है, बड़ी कंपनी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, और मुझे जानना है टेलीफोन नंबर वाइज कि किस नंबर पे मेरा कितना खर्चा हो रहा है। मान लो मेरे पास 10 फ़ोन है, जिसमें 5 मोबाइल है, 5 लैंडलाइन है, और मैं एक टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट बना के रखा है। मैं जब भी जिसका पेमेंट करूँगा सब इसमें ठूसता जाऊँगा। कभी लिखूँगा 1000 रुपये, कभी लिखूँगा 500 रुपये, कभी लिखूँगा 200 रुपये, कभी लिखूँगा 2000 रुपये, सब तो इसमें ठूसता जाऊँगा। तो मुझे पता नहीं चलेगा कि किस नंबर पर क्या है। तो हो सकता है मुझे बहुत मेहनत करके निकालना पड़ेगा किस किस टेलीफोन पे मैंने कितना खर्च किया। तो कुछ लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं, ऐसे खोल लेते हैं ना, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, मान लो मेरा नंबर डाल दिया, इस नाम से अलग अकाउंट खोल देते हैं। फिर लिखते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस, मान लो किसी और का नंबर ये है 820, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा बदल रहा है। कोई बोलता है ऐसा लगा लो 011-430-1234-5, ऐसा कुछ लगा लो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, टेलीफोन एक्सपेंस को ही अलग अलग हेड के नाम से क्रिएट कर देते हैं। और टैली में एक ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ग्रुपिंग का वो आगे बताऊंगा आपको। जो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें हम टेलीफोन एक्सपेंस नाम का एक ग्रुप बना देते हैं, और उसके अंदर ये सारे अलग अलग अकाउंट हेड खोल देते हैं। तो जब हम ग्रुप का खर्चा देखते हैं तो दिखता है भाई ठीक है 10,000 खर्च हो गया, और जब इसकी डिटेल में जाओगे तो किस में कितना खर्च हुआ सब बता देता है। ऐसा भी चलता है कंपनी। क्लियर हुआ? जी। जी। तो ऐसा ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जैसा कंपनियों में चलता है, लोग करते हैं और करना चाहिए। एनीवे, और कोई पॉइंट याद आएगा फिर डिस्कस कर लेंगे। आज अपन आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एसेट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एसेट्स। बट एसेट्स की पढ़ाई हो रही, तुम भी बैठ जा, तेरा अकाउंट से चल रहा है, आधे घंटे की पढ़ाई है सिर्फ। ओके। एसेट्स हम पढ़ेंगे। बैलेंस अपने अकाउंट्स में 4 पिलर हैं, 4 में से हम लोगों ने 2 कंप्लीट कर लिया, इनकम और एक्सपेंस। एसेट्स और लायबिलिटी हमारा बच रहा है। जो इसमें सबसे बड़ा भाग होता है वो एक्सपेंस का ही होता है। बाकी जो इनकम और एसेट्स और लायबिलिटी, ये थोड़े छोटे छोटे पोर्शन होते हैं, इनको समझने की होती है। एक्सपेंस बड़ा पोर्शन होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें आती हैं जो हमने कवर कर लिया। अब एसेट्स के बारे में बताओ, एसेट्स आप कहते किसके हो, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है एसेट के बारे में? कोई भी ऐसी चीज जो हमें फ्यूचर बेनिफिट दे। वो तो इनकम ही बेनिफिट देती है। मेरे कोई क्लाइंट मिल गया, वो भी तो मुझे बेनिफिट देता है। कोई सामान। जैसे, हाँ, इसको कोई थोड़ा फिजिकल। हाँ, और मॉडिफाइड वर्ड में चलो, तो मेरे पास ऐसा फिजिकल सामान जिसको बेचने के बाद मुझे कुछ पैसा मिलता है, ठीक है, वो हमारे लिए एसेट। मोटा मोटा मान लो मेरे पास टेबल है, एक टेबल मैंने 10,000 की खरीदी,
2 4 10 साल मैंने यूज भी कर लिया, तभी भी 10 साल बाद भी कहीं ना कहीं 1000 2000 3000 मुझे दे जाएगा, कुछ ना कुछ दे जाएगा। तो जिसको हटा के जब कुछ पैसा मिल सकता है वो आपके लिए एसेट होता है। क्लियर हुआ? जी। हमने एक्सपेंस में पढ़ा था, एक्सपेंस उसको कहते हैं जो पैसा हमें वापस नहीं मिलता। एक जी। बार खर्च कर दिया तो वो गया, वो हम कुछ भी करेंगे वो पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन एसेट ठीक इसका उल्टा है। ऐसी कोई भी चीज़ हमने खरीदी, अगर जिसको बेचने से कुछ पैसे आ सकते हैं तो हमारे लिए एसेट होता जी। है। ये मोटी मोटी डिफिनेशन है, ओवरऑल डिफिनेशन। बाकी एसेट्स आपने अपनी किताबों में पढ़ा है, ये वही एसेट है जो आपने अपनी किताबों में पढ़ा है। थोड़ा सा सिर्फ लिखने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है प्रैक्टिकल में, थोड़ा सा रिवीजन समझ लो। एसेट्स आपने पढ़ रखा है। एक होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है आपका टेंजिबल एसेट, एक होता है इनटेंजिबल एसेट। देसी भाषा में कह लो, जो दिखता है वो टेंजिबल है, जो नहीं दिखता वो इनटेंजिबल। ठीक है, जिसको हम नहीं छू सकते, नहीं देख सकते, वो इनटेंजिबल एसेट होता है। ये आप जी। सब जानते हो। इनटेंजिबल एसेट के अंदर आपका गुडविल आता है। दिखता तो नहीं है, छू तो नहीं सकते उसको, लेकिन वो भी हमारा एक एसेट होता है। ठीक है। जी। टेंजिबल एसेट में हम लोग मेनली टेंजिबल एसेट ही पढ़ेंगे। टेंजिबल एसेट में आपके 2-3 प्रकार के इसको बैलेंस शीट में हम लोग इसको शो करते हैं। जैसे एक इसके अंदर आता है आपका फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, एक कुछ लोग अदर्स भी लिख देते हैं। अदर्स जो आपको लगता है कि ठीक है इनके अलावा है, वो अदर्स में लिया जाता है। मेनली हम लोग ये 3 पढ़ेंगे। तीनों में थोड़ा डिफरेंस भी है। इसमें कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या हेड बनाते हैं, ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं फिक्स एसेट की। फिक्स एसेट वो होता है जिसको हम लोग खरीदते हैं और उस पर हमें मतलब फिक्स एसेट का मतलब ये होता है ये लास्ट लॉन्ग, ये लंबा चलता है और इस पे हमें डेप्रिसिएशन हम क्लेम करते हैं। डेप्रिसिएशन क्लेमेबल है, इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। सर एग्जाम्पल के नाम ना, हाँ बोलो कुछ कहना। मेरे एक अकाउंट्स के टीचर थे, उन्होंने बताया था कि अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन करते हैं और हम्म, टैक्स के लिए जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो अलग तरीके से होता है। ये सही में ऐसा होता है? आपका बात सही है, लेकिन वर्डिंग का गड़बड़ है। अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं, अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं और जो टैक्स में जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं, 2 तरीके से डेप्रिसिएशन निकलता है। ये बात सही है। हम लोग जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे ना, तो बैलेंस शीट से पहले आता है डेप्रिसिएशन का पढ़ाई होता है और वो लंबा चलता है। डेप्रिसिएशन छोटा टॉपिक नहीं है। हम्म। लेकिन वो अकाउंट्स वर्ड यहाँ गलत हो गया है। डेप्रिसिएशन 2 प्रकार की होती है, ये बात सही है कि एक तो होती है इनकम टैक्स रूल से, ठीक है, इसका रेट अलग होता हम्म। है और इसको अकाउंट्स नहीं बोलते, मतलब बोलने की भाषा में भले बोल गई होंगी क्लास की भाषा में, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकलता है, वो रेट्स अलग होते हैं तो अमाउंट अलग होता है। अब जो ओवरऑल ये दोनों तो अकाउंट्स के अंदर ही आता है, तो अकाउंट्स वर्ड यहाँ बोलना गलत हो जाएगा। अकाउंट्स के अंदर जब डेप्रिसिएशन हम लोग निकालते हैं तो 2 तरीके से निकालते हैं, एक निकालते हैं इनकम टैक्स रूल से और एक निकालते हैं कंपनी एक्ट से। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों निकालते हैं, निकालने का तरीका क्या क्या होता है, दोनों तरीकों में क्या डिफरेंसेस है,
ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग डेप्रिसिएशन पे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लेटर ऑन पढ़े, पूरा इसका पूरा चलेगा, हफ्ता 10 दिन चलता है ये टॉपिक, तो इसमें सारा चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। इसी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक वर्ड आता है, कभी सुनोगे या पढ़ा होगा तुमने, डेफर्ड टैक्स, TEFERRED, डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट इसी बीच में आता है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वेलकम ऑन दिस। और कोई पॉइंट? हाँ सर। तो मैं कह रहा था, जो डेप्रिसिएशन हम लोग जब लगाते हैं, डेप्रिसिएशन एक तरह का खर्चा होता है जो हमारे मशीन की वैल्यू को कम करता है, और ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लगा लें। जैसे मान लो हमने 1 लाख का मशीन खरीदा, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलता हूँ, जैसे हमने एक गाड़ी खरीदा, बस खरीदा, चलो आपके ट्रेवल लाइन से रिलेटेड है, बस खरीदा, आज मैंने खरीदा मान लो 20 लाख का, तो 1 साल बाद जब हम उसको बेचने जाएंगे तो कोई हमें देगा मान लो 5 लाख रुपए, तो हम ये समझेंगे एज ए लेमैन, यार मेरा 15 लाख का डिप्रिसिएशन हो गया। भले आपको 15 लाख का डिप्रिसिएशन हो गया और आप बेचने जा रहे हो तो आपको 5 ही लाख मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसको नहीं मानती। गवर्नमेंट कहती है भैया 20 लाख में तुम 15 लाख डिप्रिसिएशन ले लोगे तो मेरा क्या होगा, तुम तो सारा मेरा टैक्स मार जाओगे। तो गवर्नमेंट ने अपना एक रेट बना रखा है फिक्स, कि मैं अलग अलग आइटमों पे अलग अलग रेट से आपको डिप्रिसिएशन अलाउ करता हूँ। तो गवर्नमेंट के जो प्रिस्क्राइब्ड रेट्स होते हैं, हमें उन्हीं रेट के हिसाब से क्लेम करना होता है। ये हम आगे बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये पढ़ना चाह रहे हैं कि एसेट्स में हम क्या क्या, किन किन आइटमों को हम एसेट बना सकते हैं। जैसे एक बेसिक परिभाषा है कि भाई फिक्स एसेट जो हमारे होते हैं थोड़े लंबे चलते हैं और उस पर हम डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। जैसे लंबे से चलने से मतलब है 5 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ भी चल सकता है, डिपेंड करता है उसके यूज के ऊपर और नेचर ऑफ एसेट के ऊपर। प्लांट एंड मशीनरी है, मशीनरी वो होती है जब हम कोई फैक्ट्री बनाते हैं जिसमें माल तैयार करते हैं, तो जो भी मशीन हम खरीदते हैं वो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में हम लोग डालते हैं। ये इसमें आप एसेट्स, कोई भी एसेट सोच सकते हो, फॉर ए मैन्युफैक्चरर, फॉर ए ट्रेडर, या किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस है, किसी भी बिजनेस में कोई भी एसेट वो खरीद के लाता है तो उसको हम लोग उस नाम से एसेट बना सकते हैं। आप सोच सकते हो कि वो बंदा ये काम करता है, उसने ये आइटम खरीदा, तो उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। इसके बाद जैसे एग्जांपल के नाम पे कार अकाउंट कह सकते हो, बस अकाउंट कह सकते हो, जो भी है आपके पास ये सब कह सकते हो। इसमें आप एयर कंडीशनर भी आता है, एसी खरीदा आपने, आपने जैसे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट। आप कहीं कहीं देखोगे फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट लिखा होता है, सुना है? फर्नीचर एंड फिक्सचर नहीं। सुना है? नहीं सुना। नो सर। हाँ, आगे कभी आप बैठोगे किसी किताब देखोगे, ये वर्ड आपको मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कि मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। देखो, फर्नीचर तो वो होता है जो हम कोई भी लकड़ी का सामान खरीदते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, सोफ़ा सेट, ऐसा कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसको हम लोग फर्नीचर कहते हैं। दूसरा वर्ड आता है फिक्सचर। ये भी फर्नीचर ही होता है, लेकिन ये कहीं फिक्स कर दिया जाता है। जैसे आप कहीं ऑफिस लेने गए, उसने बहुत बड़ा हॉल दे दिया, तो तुमने क्या करा, तुमने उसको केबिन बना दिया, केबिन बना दिया, स्लैब बना दिया, दीवार में फिक्स कर दिया। बहुत संभव है जब वो केबिन आप उतार के ले जाना चाहोगे तो उसमें आपका बहुत लॉस हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऑफिस इसलिए भी चेंज नहीं कर पाते, इसलिए भी नहीं खाली करते, क्योंकि उनका ना फिक्सचर बहुत लगा होता है उसमें, फर्नीचर। केबिन बना दिया, और केबिन शीशे का बना दिया, अब शीशे का केबिन उठा के ले जाओगे तो पता लगा सब टूट ही गया। तो इसलिए जो है फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है इसमें हम लोग बनाते हैं।
नहीं तो तू उस रूम में चली जा, तू बहुत देर से बकलोली कर रही है, तो जा उस रूम में। समझ नहीं आ रहा तेरे को, आधा घंटा मेरा कितना इंपॉर्टेंट है, बीच में शोर मत मचाओ जरा सा भी, बतियाना हो उस रूम में चले जाओ। फर्नीचर और फिक्चर का फंडा क्लियर हुआ? जी ओके। अगला आता है, आप इसमें कोई भी एसेट जो आप खरीदते हो ऑफिस के लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप इसमें रेफ्रिजरेटर ले सकते हो, आप टाइपराइटर ले सकते हो, कोई भी ऐसे आप कंप्यूटर ले सकते हो, आप लैपटॉप ले सकते हो, आप प्रिंटर ले सकते हो, एक्सेट्रा। ऑफिस के अंदर कोई भी सामान आप खरीद सकते हो। पहले टाइम पे एक कुछ लोग यूज करते थे, एक वर्ड यूज करते थे, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट भी इन्हीं को कहते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब है था ऑफिस के अंदर का सामान। यह एक ग्रुप टाइप का हो गया। ग्रुप में जैसे ऑफिस इक्विपमेंट में कुछ लोग जैसे टाइपराइटर खरीद लिया, उसको इक्विपमेंट में डाल दिया। ऑफिस के अंदर जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो जैसे कोई वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन समझते हो ना, वजन करने वाला मशीन। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जी ऐसे कई सारे छोटे छोटे सामान होते हैं जो ऑफिस में रखे होते हैं। तो वो लोग अकाउंटेंट लोग ये सोचते हैं, यार सबका अलग अलग हेड बनाने से अच्छा है इसको इक्विपमेंट में डाल दो। ठीक है, तो लोग ऑफिस इक्विपमेंट एक हेड बना लेते हैं, उसके अंदर ये वेइंग मशीन हो गया, टाइपराइटर हो गया, कुछ लोग उसके अंदर ये भी डाल देते हैं, रेफ्रिजरेटर भी डाल देते हैं। कुछ लोगों के अंदर और भी कुछ कुछ मशीनें होती हैं ऑफिस के अंदर में रखी होती हैं, जो कभी कभार यूज होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक वेइंग मशीन बना दिया, ऐसे टाइपराइटर बना दिया, और ऐसा कोई भी ऐसा सामान आपको लगता है जो कि ऑफिस में पड़ा रहता है, तो उसको आप ऑफिस इक्विपमेंट में डाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो कुछ लोग ऑफिस इक्विपमेंट भी वर्ड यूज भी करते हैं, आज भी यूज करते हैं, और उसके अंदर वो ऐसे छोटे छोटे सामानों को डाल देते हैं। वो सोचते हैं अरे यार इतने सारे हेड बना दूंगा, ये काम बढ़ेगा, तो शॉर्टकट में ग्रुप बना के डाल देते हैं। एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक फिटिंग। इलेक्ट्रिक फिटिंग के अंदर क्या क्या आता है, जैसे आपने ऑफिस लिया, ऑफिस लेकर के आपने बिजली का फिटिंग करवाया, जैसे यहाँ ट्यूबलाइट लगा दो, यहाँ 3 ट्यूबलाइट लगा दो। अब उसमें जो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसको अपने हिसाब से सारा फिटिंग करा लिया। ये भी वन टाइम फिटिंग होता है और ये लंबा चलता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने मान लो पंखा खरीद लिया, तो पंखे को भी आप इलेक्ट्रिक फिटिंग के अंदर डाल सकते हो। आपके मन में है तो फैन अकाउंट भी खोल सकते हो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फिटिंग एक तरह का ग्रुप हो जाता है, इसके अंदर आप बिजली वाले सारे काम इसमें डाल सकते हो। रिपेयर नहीं, रिपेयर को हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में पढ़ चुके हैं, रिपेयर मेंटेनेंस। बट रिपेयर वो होता है जब आप फैन की रिपेयर कराते हो, लेकिन फ़ैन ही खरीद लिया तो इलेक्ट्रिक फिटिंग में जाएगा। जैसे कि अंदर फिटिंग्स, कोई भी फिटिंग्स कराया आप इसमें डाल सकते हो। तो बिजली का जब काम कराते हो तो आप इलेक्ट्रिक फिटिंग में डालते हो। इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कोई भी चीज़ अगर आपने, जैसे मान लो फिटिंग ही कराया, बिजली का फिटिंग कराया, जैसे मान लो 3 रूम का ऑफिस लिया, उसमें एक रूम में आप 5-5 ट्यूबलाइट दे रहे हो। फॉर एग्जांपल ये बिजली की जो फिटिंग तुमने कराई, मान लो ये 4,000 का हो गया, मान लो। तो आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फिटिंग को के अंदर 4,000 का खर्चा डाल सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। और यहीं पर आप चाहो तो इस 4,000 के खर्चे को आप रिपेयर मेंटेनेंस में भी डाल सकते हो। इसमें लॉजिक ये होता है कि जो ऐसा कोई भी खर्चा जो एसेट टाइप का दिखता है, अगर वो 5,000 से ज़्यादा का है तो इसको हम लोग एसेट बनाते हैं। समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो आपने बिजली का कुछ काम कराया, एमसीबी खरीद लिया, ट्यूबलाइट खरीद लिए, कोई टेबल फैन खरीद लिया, ऐसा कुछ भी खरीद लिया, और इन सब की कीमत मान लो 6,000 हो गई। ठीक है, 6,000 हो गई, तो आप इसको फिक्स एसेट में डाल सकते हो।
भाई मैं तो इलेक्ट्रिक फिटिंग में रखूँगा क्योंकि मैंने ख़रीदा है, मुझे लगता है अभी लंबा चलेगा तो कंपनी में एक एसेट बढ़ जाएगा। और आपको लगता है यार ये सब तो खर्चे होते ही रहते हैं, और कोई खर्चा अगर 5,000 से नीचे का है तो उसको आप खर्चे में भी डाल सकते हो। तो दोनों चीज़ें चलती हैं प्रैक्टिस में। जैसे किसी कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे एसेट्स ऑलरेडी हैं और आपने एक 4,000 का कुछ खरीद लिया ट्यूबलाइट और आपने एसेट में डाल दिया, या कोई ऐसा छोटा पंखा का खरीद लिया, कुछ कुछ करा लिया फिटिंग विटिंग। तो कई बार ये कहते हैं अरे यार ये छोटा सा तो अमाउंट है, इसको उठा के रिपेयर में डाल दिया। यानी कि इससे ये समझ में आती है कि जब भी हम फिक्स एसेट बनाएं, कोशिश करें कि उसकी वैल्यू 5,000 से ऊपर हो। समझ आए? पता लगा आपने एक फ़ैन खरीदा, फ़ैन अकाउंट में आपने डाल दिया 1,200 रुपये। आपने एक दीवार घड़ी खरीदी, बहुत खूबसूरत घड़ी थी, आपने वॉच अकाउंट खोल दिया, उसमें डाल दिया 1,800 रुपया। आपने फिर कोई ऐसा फिटिंग कराया, इलेक्ट्रिक फिटिंग कराया, उसमें खर्चा हुआ 2,400 रुपया, आपने इस 2,400 की एसेट डाल दिया। तो डालने में ये कोई इलीगल नहीं है, गलत काम नहीं है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आपकी नज़र में सब एसेट है इसलिए आपने डाल दिया। लेकिन प्रैक्टिस ये कहती है अरे यार ये सब 5,000 से नीचे वाले सबको रिपेयर में डालो यार, ख़त्म करो। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट, एक चीज़ थोड़ा सा और बता दूं आपको, ये सब मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो होती हैं। अब बात करते हैं एसेट की और एक्सपेंस की। देखो जब भी कोई एसेट होता है, जैसे मान लो कोई फॉर एग्जांपल एसी है, एसी है मान लो आपने फॉर एग्जांपल खरीद लिया 50,000 का। ठीक है, जस्ट एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप एसी खरीदते हो तो इसका आपके पास पहले तो बिल होना चाहिए, बिना बिल के आप खर्चा नहीं डाल सकते, ध्यान रखना। और इसका क्या रीज़न है मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10% आप हर साल डेप्रिसिएशन लेते हो, ठीक है, तो ये क्या होगा 10 साल में इसकी वैल्यू नील हो जाएगी, मोटा मोटा 10% है तो 10 साल में मोटा मोटा इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये समझाने के लिए समझा रहा हूँ। सॉरी, मान लो आपने 2025 में कोई एसेट खरीदा, जनवरी में कोई एसेट खरीदा आपने 50,000 का, तो हर साल आप इस पर 10% डेप्रिसिएशन डालते जाओगे। अब इसका जो बिल मिला, ये बिल आपको संभाल कर रखना है अगले 10 साल तक। इनकम टैक्स में एक रूल होता है, वो पिछले 9 साल का ना केस कभी भी खोल देते हैं, नोटिस भेज देंगे कि भाई आज से 9 साल पुराना हमें रिकॉर्ड लेके दिखाओ। जब आप लेके जाओगे अपनी बुक्स तो उसमें आप दिखाओगे ये एसेट दिखाओगे कि मेरे पास एसी हमने 50,000 का लिया था, तो वहाँ पे इनकम टैक्स वाला कहेगा ठीक है भाई से इसका मुझे बिल दिखा दो। तो अगर आप वहाँ बिल नहीं दिखाओगे तो उस केस में आपका ये मतलब ये मिस्टेक माना जाएगा, और उसके आधार पर जो भी उस पर टैक्स लगाना चाहेगा वो ऑफिसर लगा सकता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि जब भी फिक्स एसेट होता है इसका ना बिल हमें संभाल कर, अभी लिंक कट जाए तो मैं दूसरा भेज दूंगा। हाँ, तो जब भी एसेट हम खरीदते हैं उसका बिल होना मस्ट है और उसको हम संभाल के रखते हैं। जब कभी किसी का अकाउंट बनाओ और वो बोलता है कोई एसेट खरीदता है तो उसका एक तो पक्का बिल लो। पक्का बिल लो, पक्का बिल मतलब टैक्स पेड बिल, क्योंकि कच्चे बिल को गवर्नमेंट नहीं मानती, उसको लगता है फ्रॉड हो रहा है। और अगर कच्चा बिल भी है, जिस दुकानदार के पास टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है, उसका बिल प्रॉपर होना चाहिए। बिल प्रॉपर किसको बोलते हैं? उसके दुकान का नाम लिखा हो, एड्रेस लिखा हो, फ़ोन नंबर लिखा हो, थोड़ा सा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में उसका बिल हो, दिखने में ठीक ठाक लगता हो। ये नहीं कि एक बुग्गी मारी लिख के दे दिया, वो नहीं चलेगा, उस पर वापस टैक्स लग जाएगा 30% सरकारी रूल के हिसाब से जो भी है। तो आपका बिल प्रॉपर होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में समझने का मैटर ये है कि जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो उसका आपके पास प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए, उसकी प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो सरकारी रेट से डेप्रिसिएशन होता है
उस हिसाब से हम उसको लगाते चलते हैं, और साथ में उस बिल को हमें संभालना पड़ता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अब बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपने फैन खरीदा, छोटे छोटे अमाउंट खरीदे, और इन सब को ठूस के आपने रिपेयर में डाल दिया, ठीक है। जब रिपेयर में डाल दिया तो बिल तो इनके भी चाहिए, कैश मेमो या बिल जो भी देता हो तो इसके भी चाहिए। लेकिन मान लो आप आपने 2025 के जनवरी में ये खर्चा किया, मान लो 4800 का खर्चा था फॉर एग्जाम्पल। आपने इसका बिल बना लिया, कैश मेमो बना लिया, जो भी है, बिल तो इसके भी चाहिए। आवाज़ तुम्हारी फिर ब्लर होने लगी भाई। हाँ, मैं कह रहा था बिल तो इसके भी चाहिए, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको कब पड़ेगी? सिर्फ तभी ज़रूरत पड़ेगी जब फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ऑडिट होगा, या फाइनेंशियल ईयर 24 का कोई केस फंसेगा। आज से मान लो 6 साल बाद इनकम टैक्स ने नोटिस दे दिया 24-25 का, तो उस समय तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ 1 साल के लिए ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एसेट वाले केस में क्या था? एसेट वाले केस में बिकॉज ये एसेट की लाइफ 10 साल है, तो किसी भी साल का अगर केस फंस गया तो ये बिल मांग लेगा। इस एसेट की लाइफ अगर 10 साल है तो 2025 से लेकर 35 तक किसी भी साल का कोई भी केस फंसेगा, उसमें जैसे दिखाएगा एसेट के नाम पे एसी, कहेगा भैया एसी कब लिया था दिखाओ, तो वो बिल आपको 10 साल तक संभाल के रखना है। लेकिन ये वाले में क्या है, इसकी जरूरत पड़ेगी सिर्फ 1 साल। ये बात समझ में आई? हाँ जी। जी सर। ये डिफरेंस होता है। तो सीए लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे एसेट वाले खर्चे होते हैं, कहते छोड़ो यार इसको रिपेयर में डाल दो यार, कौन संभालता रहेगा इसको 10 साल तक। लेकिन जो थोड़े बड़े एसेट होते हैं, जो थोड़ी वैल्यूएबल एसेट होते हैं, उसको हम लोग नहीं डालते खर्चों में, उसको हम एसेट ही बना के रखते हैं। और कंपनियों में प्रॉपर एक फिक्स सेट की फाइल बन जाती है, और फिक्स सेट की फाइल में उस बिल को संभाल के रखते हैं। कभी भी कोई केस फंस जाए 10 साल तक, 9 साल तक का तो रूल ही होता है, लेकिन जिस भी साल का केस फंसेगा उसमें जैसे वो एसेट्स के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगेगा तो हम लोग वो बिल देने के लायक होते हैं। इतना क्लियर हुआ फिक्स एसेट का हिसाब किताब? फिक्स एसेट में हमने कुछ एग्जांपल पढ़े, और क्या एग्जांपल हो सकता है फिक्स एसेट में? फिक्स एसेट का और एक आध एग्जांपल दो। आवाज नहीं आ रही है, ब्लर हो रही है तुम्हारी। हेलो स्पीकर ऑन हो गया लगता है। हाँ अब ठीक है। और कोई ऐसा एग्जांपल आ रहा है माइंड में? सर, ऑफिस के अंदर या ऑफिस के बाहर भी चलेगा? कहीं से भी कोई भी एसेट, एनी एसेट, एसेट तो लैंड एंड एसेट। बिल्डिंग। यस, गुड। कुछ लोग लैंड अकाउंट खोलते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग अकाउंट खोलते हैं, कुछ लोग लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी खोलते हैं। तीनों सही है। हमारी कंपनी चल रही है, कंपनी ने खाली लैंड खरीद लिया तो ये ले लेते हैं, बिल्डिंग खरीद लिया बिल्डिंग ले लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों है तो दोनों भी अकाउंट खोल सकते हैं, तीनों ही सही है। इंपॉर्टेंट ये है कि लैंड पे जो डिप्रिसिएशन होता है वो नील होता है, ध्यान रहे। लैंड पे जो डिप्रिसिएशन होता है वो नील होता है। आमतौर पे मान लो कंपनी ने कोई ऑफिस ही खरीद लिया, फॉर एग्जांपल ऑफिस ही खरीद लिया, तो ये जो प्रेमाइसेस होता है, जैसे आप इसको ना फ्लैट बोल सकते हो, या ऑफिस बिल्डिंग वर्ड यूज कर सकते हो, इसमें भी डिप्रिसिएशन जो होता है वो नील होता है। कुछ जगह गवर्नमेंट ने बिल्डिंग के ऊपर 5% का डिप्रिसिएशन अलाउ कर रखा है। अब ये वो पर्टिकुलर सेक्शन देखना होता है कि किस प्रकार की बिल्डिंग पे अलाउड है, तो उस हिसाब से होता है। नॉर्मली इन पे डिप्रिसिएशन नहीं होता है,
किसी भी प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है नॉर्मली, बट कुछ केसेस में आजकल दिया है गवर्नमेंट ने कि कुछ बिल्डिंग के 5% दे दिया है। और इसके पीछे लॉजिक ये होता है, ये माना जाता है कि जब भी कोई बिल्डिंग होती है तो आम तौर पे उसकी उम्र 100 साल होती है। ठीक है, 100 साल के बाद तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए कुछ बिल्डिंग्स पे 5% तक अलाउड है। लेकिन लैंड में तो कतई डिप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि किसी भी सूरत में गवर्नमेंट का मानना है कि ज़मीन की कीमत घटती नहीं है, बढ़ती ही है। तो लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं उन सब की लाइफ बहुत कम होती है, इसीलिए उन पर डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। क्लियर हुआ? ये हमने पढ़ा फिक्स एसेट्स। अगला है हमारा करंट एसेट। करंट एसेट के बारे में कुछ बता सकते हो? सर ये शॉर्ट टर्म होता है 1 साल से कम। जरूरी नहीं है। पहला तो इस पर कोई डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलता। दूसरा, करंट एसेट का मोस्टली जो जनरल मीनिंग होता है, जेनरिक मीनिंग होता है कि भैया ये ऑलवेज टाइम आपके हाथ में रहता है। हालांकि ये बात भी 100% सही नहीं है, बताता हूँ आपको। करंट एसेट में पहली चीज आती है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इसी को हम लोग बैंक अकाउंट भी बोलते हैं। जिसका पीएनबी में अकाउंट है वो पीएनबी अकाउंट लिखता है, जिसका एसबीआई हो एसबीआई अकाउंट लिखता है। तीसरा होता है स्टॉक इन हैंड। इसको स्टॉक इन हैंड जो होता है, इसको बुक्स में बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये कैसे लिखते हैं आगे बताऊंगा आपको, हालांकि आपने पी&एल में पढ़ा होगा, बट ये वर्ड वही होता है। स्टॉक इन हैंड लिख लो, ओपनिंग स्टॉक लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक लिख लो। ये बेसिकली तीनों स्टॉक के लिए ही होता है। ये सब आपके करंट एसेट होते हैं। करंट एसेट के अंदर आपका, अब जैसे बैंक बोला मैंने, तो बैंक में अगर आपने एफडी भी कर रखी है तो ये भी आपका करंट एसेट में ही आता है। आपका जैसे अगला होता है सन्ड्री डेटर्स, ये भी आपका करंट एसेट में आता है। आपका जैसे कोई भी चीज़ रिसीवेबल है, जैसे क्या क्या हो सकता है रिसीवेबल्स, जैसे आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल्स हो सकता है ना, और आपका ब्याज हो गया। इसमें एक वो भी आता तो करंट एसेट के अंदर ही है, और इसको ना बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। हेलो? जी हाँ। हेलो। हाँ, ये मैं आपको बता रहा था, लोन्स आपने पढ़ा होगा, लोन्स एंड एडवांसेस, LOANS, लोन्स एंड एडवांसेस। कोई भी लोन्स हमने किसी को दे रखा है, स्टाफ एडवांस दे रखा है, इसी पर याद आया स्टाफ एडवांस। लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर ही एक वर्ड आता है स्टाफ एडवांस अकाउंट। जब हम एम्प्लॉय को किसी को ज़रूरत पड़ती है स्टाफ एडवांस की, तो हम लोग उसको एडवांस देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके उसमें से काट लेते हैं। ये सब आपके इसमें से आते हैं, एडवांसेस में से आते हैं। और करंट एसेट क्या हो सकता है? सर कोई बिल हो एक गया। बिल तो इसी में आ गया ना, डेटर्स में। एक्चुअली हाँ, बिल पर बता देता हूँ आपको। बिल एक और क्या वर्ड होता है, जो आपकी किताबों में पढ़ाई होती है, बिल्स क्या ऑफ होती है, एक्सचेंज। हुंडी वगैरह, है ना। ये सब किताबी भाषा है और ये बुरा नहीं है, ये चीज़ें होती थी
पहले होती थी, मतलब आज से 50 साल 100 साल पहले होती थी। पहले हुंडी चलती थी, बिल चलते थे। तो बिल, जैसे किसी ने कुछ खरीदा, पैसा नहीं दिया, उसने बिल दे दिया कागज़ पे लिख के, और वही कागज़ जब 1 महीने बाद दिखाया जाता था तो उसको दे के कैश दे दिया जाता था। ये सब चीज़ें पहले प्रचलन में थी, लेकिन आज की डेट में बिल वगैरह नहीं चलता, ना बिल चलता ना हुंडी चलता। चेक इन हैंड जरूर चल सकता है, आप चाहो तो चेक इन हैंड ले सकते हो। कुछ लोग पीडीसी दे देते हैं, तो चेक इन हैंड को आप चला सकते हो, बट नॉर्मली ये प्रैक्टिस में नहीं है, ध्यान रहे। थ्योरेटिकली गलत नहीं है, थ्योरी में आप चेक इन हैंड ले सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिस में नहीं चलता। अगर किसी ने कोई चेक दे रखा है तो हम लोग इसी के बेस पे उसको नहीं लेते, बल्कि चेक की एंट्री डाल के, नहीं अगर पीडीसी दे दिया तो किसी काम का नहीं। अगर कोई पीडीसी है ना, पीडीसी समझते हो, पोस्ट डेटेड चेक। अच्छा, मतलब वो 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है ना? हाँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने बिल काट दिया 25 मार्च में, ठीक है, और पार्टी कह रही है कि भाई साहब इसको ना आप आउटस्टैंडिंग मत दिखाना, ये मैं आपको 10 अप्रैल का चेक दे देता हूँ, ठीक है। समझने की कोशिश करो, 25 मार्च में बिल काटा और उसने 10 अप्रैल का चेक दे दिया। कहा भाई साहब मैं चेक ले लो, आप 10 तारीख को डाल देना, लेकिन अपनी बुक्स में 31 मार्च में मत दिखाना, अपने बुक्स में आउटस्टैंडिंग मत दिखाना। वो बोलता है मान लो, तो आप चाहो, अगर आप चाहो तो चेक इन हैंड को डेबिट करके पार्टी को क्रेडिट कर सकते हो। कह दो जी मेरे को पैसा तो नहीं आया, लेकिन मेरे पे हाथ में चेक आ गया। उस केस में क्या होगा, 31 मार्च उसका बैलेंस नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? हाँ कि ना? जी। समझाता हूँ दोबारा। जैसे मान लो 25 मार्च में आपने एक सेल कर दिया 10,000, पार्टी मान लो एक्स। एक्स ने क्या किया, एक्स ने बोला कि भाई ये चेक ले लो, लेकिन 10 तारीख का है। तो कह रहा है कि तुम अपने बैलेंस शीट में मत दिखाना मेरा आउटस्टैंडिंग, क्योंकि 31 मार्च को तो साल खत्म हो जाता है। हम क्या करें, पैसा तो आया नहीं, हम तो डेबिट दिखा देंगे इसको। कह रहा है मत दिखाना, ये कह रहा है तुम कर लो, डेबिट कर लो चेक इन हैंड, और क्रेडिट कर लो एक्स 10,000। जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें क्या होगा, चेक इन हैंड दिखाएगा एसेट में, और हम जब 10 तारीख को चेक डाल देंगे तो उसमें एक चेक इन हैंड खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम तब आएगी जब 10 तारीख को तुम चेक डालोगे और ये बाउंस हो जाएगा, प्रॉब्लम तब आएगी। हो सकता है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आमतौर पे थ्योरेटिकली ये बात सही है चेक इन हैंड की, बट प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं करता। शायद कोई 100-200 में कोई एक बंदा यूज कर ले, बट चेक का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते। हाँ, उस चेक को हम लोग यूज करते हैं जो चेक 31 मार्च से पहले का हो। तो हम लोग बैंक में एंट्री दिखा के बीआरएस में ले लेते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में ले लेते हैं। ये आगे आप पढ़ोगे, बीआरएस, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे बीआरएस क्या होता है, इसकी पूरी पढ़ाई चलेगी, 1 हफ्ता 10 दिन भी चलेगा। बीआरएस क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं तो हम लोग बीआरएस में ले लेते हैं कि ठीक है भाई, चेक हमने जमा किया था बैंक में, अब वो 2 दिन बाद क्लियर होगा, या बाउंस हो गया तो हम तो रिप्रेजेंट कर देंगे, 90 दिन की उसकी लिमिट होती है। ये मैं आपको पढ़ा रहा था करेंट एसेट। अब जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें ना ग्रुपिंग बना के लिखा जाता है कि फिक्स एसेट ये है, करेंट एसेट ये है। उसी में लोग अदर्स, अदर्स वाली जो मैं बात कर रहा था, अदर्स के अंदर ये आ जाती है लोन्स एंड एडवांसेस। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, कुछ लोग, कुछ कंपनियों में ऐसा भी चलता है कि वो एक ग्रुप बना देते हैं इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी जो है कहीं इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ग्रुप लगाते हैं। जैसे मान लो कंपनी ने शेयर्स में लगा दिया 1 लाख रुपए, और उसकी कहीं कोई इन्वेस्टमेंट है, जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट विद मेसर्स एबीसी, कोई कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है कंपनी 2 लाख रुपए। ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर उसको लगता है तो यहाँ कर सकता है।
कुछ लोग ऐसे डिपॉजिट्स लगा देते हैं, है तो ये करंट एसेट डिपॉजिट्स भी, बट डिपॉजिट्स में लगा देते हैं, जैसे एफडी कर रखी है, यहाँ लिखते हैं एफडी विद पीएनबी, इसे मेरे 5 लाख है। एफडी विद एसबीआई, इसे मान लो 1 लाख है। तो कुछ लोग ऐसे भी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये सब है करंट एसेट। ये इन्वेस्टमेंट जो है ये भी आपका एक तरह से करंट एसेट सब के अंदर ही आता है, लेकिन ग्रुप बना के अलग अलग दिखाते हैं। ये आपके एसेट्स हैं। एसेट्स में और क्या क्या आ सकता है? कहीं आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है, जैसे मान लो विद एमटीएनएल दे रखा है। कहीं भी कोई चीज़ लेते हो, कुछ लोग सिक्योरिटी ले लेते, एयरटेल है जैसे, एमटीएनएल है, एयरटेल है, ये लोग भी 1000 500 या 2000 रुपये कुछ लेते हैं सिक्योरिटी कनेक्शन देने के। ये आपके लिए एसेट हो सकता है। और क्या हो सकता है एसेट्स? कोई भी एसेट जो आपको याद आए। चलो इसमें मैं आपको लगा देता हूँ होमवर्क। होमवर्क में आपको कुछ फिक्स एसेट सोच के आना है। आपको कुछ एनी अदर एसेट, कोई भी जो आपको लगता है कि एसेट हो सकता है, ये आपको सोच के आना कि ये खरीद लिया, क्या ये एसेट होगा, क्या हम इसको एसेट में डाल सकते हैं, या अगर डालेंगे तो कौन से हेड में डालेंगे। ठीक है, इसी में एक वर्ड आ गया, याद आया मुझे, शायद मैंने ऊपर लिखा है, इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये तो समझते हो, इंटरेस्ट रिसीवेबल तो आप समझते हो। एसेट में कैसे, वो नहीं पता। हाँ, इनकम हो इंटरेस्ट गया का ना। मतलब होता है ब्याज, जो मुझे मिलना चाहिए लेकिन अभी मिला नहीं। कैसे, ये मैं समझा देता हूँ। मान लो मैंने 1 जनवरी 25 को 1 CR का एफडी कर दिया एसबीआई में, ठीक। और ये मैंने एफडी किया मान लो 3 साल के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले तो डिपॉजिट्स, जो मैं एसेट बताया था, डिपॉजिट्स विद एसबीआई में पहले तो आप दिखाओगे 1 CR, ये तो एसेट बन गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मान लो इसका रेट था, समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लो 5% का एफडी रेट था फॉर एग्जाम्पल। और ध्यान रखना मेरी बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च में, ठीक। और ये एफडी मैच्योर होगी 3 साल बाद। मैच्योर कब होगी? मान लो 1/1/28 में मैच्योर हो जाएगी 3 साल बाद। सवाल ये आता है कि 1 जनवरी 25 से लेकर 31 मार्च 25 तक 3 महीने मेरी एफडी पड़ी रही। इस 3 महीने में मेरा कुछ ब्याज बनेगा। कितना ब्याज बनेगा जोड़ लेते हैं। जैसे मान लो 1 करोड़ है, 1 करोड़ का 5% कितना होता है? 5 लाख। एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, 5 लाख होता है। और ये 12 महीने का होता है, 1 साल का। तो मेरा ये 3 महीने का कितना बनेगा? 5 लाख अगर है, 5 लाख बटे 12 कर लो, और इंटू 3 महीने का बना 1.25 लाख। मोटा मोटा ये 1.25 लाख बन गया। तो ये 3 महीने का जो बना, ये बना 1.25 लाख इंटरेस्ट। कितना समझ में आ रहा है?
हाँ जमील, अभी हम लोग इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। हेलो, उसका कट गया ना, मेरा क्यों कटा? आवाज़ आ रही है जमील? जी आ रही है। हाँ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो रिसीवेबल है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई सीन दिया मैंने आपको कि 1 करोड़ की एफडी कर दी 3 साल की, तो इस 3 महीने का ब्याज हमें कितना मिलना चाहिए था? 1.25 लाख रुपया। ठीक है, आवाज़ जी। आवाज़ कट जा रही है। ओके, 1.25 लाख हमें ब्याज मिलना चाहिए था। ये मेरी अर्निंग हो गई। आपकी आवाज़ ना ब्लर हो रही है, घरघरा रही है। ईयरफोन बदल दो, लगता है ईयरफोन में प्रॉब्लम है। हाँ, मैं कह रहा था सवा ओके लाख सर, का जो चलो। ब्याज है वो कमाई तो हो गया, लेकिन अभी मिला नहीं है आपको। बैंक कहता है आपका जितना भी ब्याज बनेगा मैं 3 साल बाद दूंगा, 1/1/28 को दूंगा। 3 साल का मान लो 5% रेट है, तो 5 लाख ब्याज बन रहा है, तो 5×3 = 15 लाख हुआ ना 3 साल का। कहता है 1,15 लाख मैं आपको 3 साल बाद दूंगा इकट्ठे। ठीक है, बैंक कहता है कि मैं आपको 3 साल बाद भैया ब्याज दूंगा, आज नहीं दूंगा। तो हम अपनी बुक्स में क्या करेंगे? 3 साल बाद इकट्ठे कमाई नहीं डालेंगे, नहीं डाल सकते। बिकॉज 1 जनवरी 25 को आपने एफडी किया है, तो 31 मार्च 25 तक का जो भी ब्याज होगा 1.25 लाख रुपया, ये आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया। डेबिट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल, और क्रेडिट क्या करेंगे? इंटरेस्ट इनकम। ये समझ में आया? 1.25 लाख रुपया। सॉरी, बोलो बाबू, ये क्लियर हुआ कि नहीं, कि दोबारा समझाऊं? आवाज़ ब्लर हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही, घरघराहट ज़्यादा है, आवाज़ नहीं आ हेलो। रही आपकी। हाँ अब ठीक है, अब बोलो। ये आगे समझ में। हाँ, ऐसी कमाई जो मेरी कमाई तो बनती है लेकिन अभी मिला नहीं है, तो जो भी अभी मिला नहीं है वो इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट बनेगा ये। और ये वाला इंटरेस्ट इनकम P&L में जाएगा, जो इनकम बनेगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, खूब यूज होता है। कंपनियां, बिजनेसमैन लोग एफडी करके छोड़ देते हैं बैंक में, क्योंकि इससे उनको कुछ लिमिट मिल रही होती है, या पैसा पड़ा रहता है भले बुरे टाइम के लिए, तो वो अपना उस पर ब्याज कमाते रहते हैं। उस ब्याज से इनका बहुत सारा खर्चा भी चल जाता है। ब्याज का जो मेन धंधा होता है वो होते हैं, बता देता हूँ। जो ब्याज वाला जो मेन काम करते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती हैं, ज़्यादातर लोग ये लोग ब्याज एफडी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग हाउसिंग सोसाइटी वाले क्या करते हैं, मान लो 1,000 फ्लैट बनाते हैं। ठीक है, 1,000 फ्लैट बनाते हैं, सारे लोगों से हर महीने लेते हैं पैसे। जैसे मान लो बोल दिया भाई हर महीने आप 50,000 डालो, चाहे एक बार बोल दिया भाई एक बार 5 लाख डालो, फिर अगली किस्त आएगी 6 महीने बाद, ऐसे कुछ करते हैं ना। इन लोगों के पास पैसा आता है मोटा, ये मोटे पैसे को उठा के एफडी कर देते हैं। एफडी करने से क्या होता है, बैंक से इनको ठीक ठाक इंटरेस्ट मिल जाता है, इसलिए ये धंधा खूब करते हैं। जब फ्लैट बनाते हैं, धीरे धीरे बनाते चलते हैं, तो फिर उसी में से एफडी में से पैसे निकाल निकाल के अपना बनाना भी शुरू करते हैं। क्योंकि पैसा तो आ जाता है इनके पास एडवांस में, लेकिन ये बनाना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें टाइम लगता रहता है। पहले ज़मीन लेते हैं, फिर उसका पूजा करते हैं, फिर धीरे धीरे ठेकेदार को जोड़ते हैं, फिर परमिशंस लेते हैं अलग अलग अथॉरिटीज से, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है और पैसा आ जाता है इनके पास पहले, तो इसलिए पैसे को वो लोग एफडी करते हैं। जरूरी नहीं कि वही करे, कोई भी कर सकता है, जिसके पास फंड्स ज़्यादा हैं वो अपना एफडी कर सकता है। तो अपन पढ़ रहे थे इंटरेस्ट रिसीवेबल।
एक और मैं भूल जाऊंगा, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे माइंड से आउट हो जाएगा कहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपने पढ़ा होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा पहले ये बताओ, इंटरेस्ट रिसीवेबल में कोई डाउट तो नहीं है? नो प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में बताओ, इसके बारे में आप कुछ जानते हो? सर, जो एक्सपेंस हमने पहले दे दिए हैं, अभी यस, तक हुए यस, नहीं यस, एडवांस। यस। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जब आप एडवांस सब्सक्रिप्शन दे देते हो ना किसी को, या एडवांस मेंबरशिप दे देते हो, 3 साल के लिए मान लो, या 2 साल के लिए मान लो, इवन 1 साल के लिए एडवांस दे दिया मान लो, ये आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे इसका यूज आता है एएमसी में, मोबाइल रिचार्ज में, किसी सब्सक्रिप्शन में, किसी मेंबरशिप में। आप किसी क्लब का मेंबर बनने गए, आपने पूछा भैया मेंबरशिप की क्या फीस है, उसने बोला भैया 12,000 रुपये सालाना है मान लो। फिर कहता है पर मंथ, सॉरी 12,000 रुपये सालाना है पर ईयर। फिर कहता है कि सर अगर आप 1 साल के लिए एडवांस ले लेते हो तो आपको 10,000 में हम दे देंगे। फिर कहता है 2 साल का अगर ले लेते हो तो हम आपको 18,000 में दे देंगे। 3 साल का ले लेते हो तो आपको हम 25,000 में ही दे देंगे। ऐसी स्कीम होती है ना। लोग अपने कस्टमर को लुभाने के लिए अलग अलग स्कीम देते हैं। देखो 1 साल का बंदा लेगा तो उसको 12,000 पड़ेगा, और 3 साल का लेगा तो सिर्फ 25,000 पड़ रहा है। तो आदमी लालच में क्या करता है, 3 साल का ले लेता है, पैसे बच रहे हैं उसके। तुम्हारी आवाज़ घर घरा बहुत रही है पीछे से, लैपटॉप से आवाज़ आ रही है, घर 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 घर, या मोबाइल से आवाज़ आ रही है। तो मैं आपको पढ़ा रहा था प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड में, हाँ, ये मैंने एक एग्जांपल दिया मेंबरशिप का, मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन का, ये एग्जांपल दिया मैंने आपको। मोबाइल रिचार्ज क्या होता है, अक्सर तुमने देखा होगा आजकल एक स्कीम चलती है एयरटेल में, मेरे ख्याल 2,000 रुपये दो तो 2,000 रुपये में 1 साल का रिचार्ज हो जाता है। अब मान लो आपने आज 9 जनवरी को रिचार्ज कराया, तो ये तो 8 जनवरी 26 तक चलेगा। मान लो तुमने 2,000 का रिचार्ज कराया, तो पूरा का पूरा 2,000 खर्चा नहीं होगा। ये जो 3 महीने बचे 9 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का जो टाइम है, इसका जितना हिस्सा बना, मान लो 500 रुपये बना, तो 500 रुपये खर्चा माना जाएगा मोबाइल में, बाकी के 1,500 क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ऐसे ही एएमसी में होता है। एएमसी में बहुत सारी मशीनें होती हैं। एएमसी मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं, हाँ कि ना? नहीं, बता देता हूँ क्या होता है। एएमसी एक बड़ा फैमिलियर वर्ड है जो ज़्यादातर यूज होता है। उसको बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने सुना होगा कंप्यूटर का, लैपटॉप का, ये आरओ मशीन का, ऐसा कोई भी मशीन हो सकता है। इसका जो है ठेकेदार जो होता है कहता है एएमसी ले लेता है, कहता है आप एक कंप्यूटर का एएमसी साल का मैं आपसे लूँगा मान लो 8,000 रुपया, लेकिन कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम होगा आप एक फ़ोन कर देना, मैं आकर ठीक कर जाऊँगा। आरओ मशीन होती है, घर घर में पानी लगा होता है, जो तुम्हें आरओ मशीन देता है वो कहता है सर हमारे यहाँ एएमसी भी लगती है। एएमसी मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 7,000 रुपये लूँगा, लेकिन साल में मैं आपको 4 सर्विस दूंगा, कोई भी दिक्कत आ जाए आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको आके ठीक कर दूंगा। तो इसको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये मेंटेनेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे एक मिनट, कोई फ़ोन आ रहा है, एक मिनट रुको। हाँ, मैं कह रहा था जैसे ना सीसीटीवी होती है, जहीं जहीं सीसीटीवी लगे होते हैं ना,
सीसीटीवी के भी मेंटेनेंस वाले आते हैं, वो भी कहते हैं सर सीसीटीवी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए हमारे बंदे को कॉल कर देना, हम आके ठीक कर देंगे, लेकिन हम मेंटेनेंस लेंगे साल का एक्स अमाउंट लेंगे। इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ बाबू? मैंने अभी आपको होमवर्क दिया था, कुछ फिक्स एसेट सोच के आना, अदर एसेट सोच के आना, कोई भी चीज़ सोच के आना, ये भी उसी का पार्ट है, सब एसेट्स ही हैं, अदर एसेट्स कह लो, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब आपके एसेट्स ही होते हैं। एक उसको बोलते हैं, एक वर्ड आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको पढ़ के आना क्या होता है, ये मैं आपको समझा दूंगा कल। आपके लिए 2 होमवर्क हो गया, कुछ एग्जांपल्स लेके आने हैं एसेट्स के, और ये आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़ के आने हैं। जो कुछ भी जान सको, गूगल मार सको, किताब में मिल जाए, जो भी है, इसको हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे। और इसको एसेट्स में जो कुछ भी आप एग्जांपल लेके आओगे उसको टच करेंगे। और अब तक हमने जितना पढ़ लिया, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, अब तक टोटल उस पूरे में कहीं से भी कुछ भी आपको नया लगे, कुछ लगे कि कुछ मैंने नया मेरे माइंड में आया है, तो यू कैन टेल मी, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? आज की पढ़ाई में कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। ठीक, चलो बच्चे, फिर कल मिलते हैं। आज कौन सा फ्राइडे हो गया? कल फ्राइडे है ना? कल मिलते हैं।